जान दो ना। नरेशन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो नरेशन टॉपिक में जो भी हमने पढ़ा दिया है उसी को हम एक बार दोबारा से रियलाइज करेंगे, ठीक है। तो लिखना सभी बंद कर देंगे, ध्यान से सुनिए। हमने बताया था नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसको बोलेंगे? वक्ता के कहे हुए शब्दों को छूकर व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता के कहे हुए शब्दों को छूकर व्यक्त न करके अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन कितने भागों में बांटा गया है? दो। इसमें पहला था रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस को, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखवाया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें 3 नियमों का ध्यान रखना है, जिसमें से पहला नियम था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में सेज टू आए तो किस बदलेंगे? और सेज टू आए तो और सेड टू आए तो नोट लगा के लिखवाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो से को से में, सेज को सेड को इतना बता दिया था। दूसरा नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मध्य में कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो आ रहा है उसको हटा करके कंजंक्शन क्या लगाएंगे? और तीसरा नियम था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन या टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड। तो उसके बाद में हमने पढ़ा था यानी प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, ठीक है। प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हमने आपको सारणी बनवाई थी, इसमें फर्स्ट पर्सन आई वी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव, यानी आई, माई, मी, माई सेल्फ, ठीक है ना। वी, आवर, अस, आवर सेल्फ या फिर आवर सेल्फ, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड पर्सन यू, यूर, यू, योर सेल्फ या योर सेल्फ। उसके बाद में ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हर सेल्फ। उसके बाद में इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देयर, देम सेल्फ, ठीक है ना। अब ध्यान दो, आपने देखा होगा कि एक तो हो रहा है कि माई सेल्फ को माई सेल्वेज क्यों नहीं लिख रहे हम? आ रही बात समझ में? क्योंकि कहीं कहीं तो सेल्वेज आ रहा है ना, देम सेल्वेज, यूर सेल्वेज आ रहा है ना। तो कोई बता सकता है मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? एक जगह तो यूर सेल्फ हो रहा है, दूसरी जगह यूर सेल्वेज। मैंने बताया था आपको कि अगर कहीं पर आपको लगता है सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है तो वहां पर आपको यूर सेल्फ, और जहां पर प्लूरल है वहां पर यूर सेल्वेज। उसी प्रकार से जैसे आई है ना, आई है, वी है, तो क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन। तो इनका रिफ्लेक्सिव वर्ड हम स्पीक कर रहे हैं, तो वहां पर माई सेल्फ, यूर सेल्फ ऐसे बोल रहे हैं ना, माई सेल्वेज तो नहीं बोल रहे ना। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। आपने शायद 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा हो तो हमने नंबर टॉपिक पढ़ाया था, सिंगुलर और प्लूरल। हमने लिखवाया था कि अगर किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो, एफ या एफ ई हो, तो एफ और एफ ई को हटा करके वीईएस लगा देने से प्लूरल नाउन बन जाता है या प्लूरल नंबर बन जाता है। ऐसा रूल लिखवाया था हमने आपको। तो यहाँ पर जैसे मान लो एक ही नहीं है, सेल्फ है तो एफ लास्ट में आ रहा है ना, तो एफ लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब एफ को हटा के क्या लगाना है? वीईएस, तो सेल्वेज हो जाएगा ना। उसी प्रकार से जैसे कि हम बोले कि वाई, WIFE, वाई यानी पत्नी है ना, एफ हटा देंगे और क्या लगा देंगे? वीईएस, तो वाइफ यानी पत्नियां, ठीक है। जैसे कि हम बोले रूफ है ना, नाइफ, KNIFE, नाइफ में क्या होता है? चाकू, तो एफ ई को हटा कर क्या लगा देंगे हम? वीईएस, तो क्या बन जाएंगे? बहुत सारे चाकू, प्लूरल, ठीक है। समझ में आ गया क्या? उसके बाद में हमने लिखवाया था कि SOM/123 ये ट्रिक्स लिखवाई थी। इसी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 3 नियम पढ़ लिए ना, जिसमें से पहला नियम हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन। एक तो मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। हमने लिखवाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर उसकी शुरुआत में फर्स्ट पर्सन आई और बी आता है
तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार आई और बी को क्या कर देंगे हम बदल देंगे। अब उसके अनुसार कैसे बदलना है उसी को हमने आपको कहता समझाया था, ठीक है ना। अगर किसी लड़के का नाम है तो आप क्या लिखोगे ही, लड़की का नाम है तो शी, अगर बॉय आया है तो ही, गर्ल आई है तो शी, बॉयज आया है तो दे, गर्ल्स आई है तो स्टूडेंट आया है तो, जैसे कि हमने लिखवा दिया कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, या फिर द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, तो द स्टूडेंट आ गया तो स्टूडेंट आया है तो हम आई और बी को कैसे बदले। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कंफ्यूजन वाला विषय हो गया। अब स्टूडेंट में छात्रा भी है और छात्र भी, दोनों ही है ना, स्टूडेंट में सभी आ रहे हैं। यहाँ पे आप ही भी कर सकते हो और सी भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे टीचर आ रहा है तो टीचर में अध्यापक भी है और अध्यापिका भी है ना, तो वहां पर आप ही भी कर सकते हो और सी भी कर सकते हो। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आ रहा है या टीचर्स आ रहा है तो आप किस बदलोगे, दे। समझ में आ गई ना बात। तो ये हमने नियम लिखवा दिया था। दूसरा नियम जो आपके सामने लिखा हुआ है इसी को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सेकंड पर्सन यानी यू, इस दो का मतलब क्या होता है सेकंड पर्सन, और इसको किसके अनुसार बदलेंगे हम, ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन से सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत, जब रिपोर्टेड स्पीच कौन सा हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना। इस सेंटेंस की शुरुआत सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू होता है ना, तो यू से शुरुआत हो रही है। यू से हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाएगा। तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है ना, और रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को। तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी, और मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई होता है ना, आई माई मी। तो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट रूप लिखना क्या हो गया, आई, अर्थात यू को किससे बदल दिया हमने, आई, आर्य ने बात समझ में, ठीक है। और उसके बाद हमने लिख दिया रोट ए स्टोरी। बाकी ये तो आपको पता ही है कि से टू आ रहा है तो किसमें बदलेंगे हम, टेल में, और से टू आ रहा है तो टेल्स में, और सेड टू आ रहा है तो टोल्ड में। ये चीज मैंने अभी आपको पता ही है, बिल्कुल रिप्रेजेंट लिखवाए। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये बहन बोल रही थी कि सर जी यहाँ तो सेज आया तो सेज ही लिखो ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है इसके बाद में, टेल्स क्यों लिख रहे हो। ध्यान से समझिएगा, मोहन सेज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर यू हमारा सेकंड पर्सन है, रूल में लिखवा रखा है कि इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ तो ऑब्जेक्ट था मी, हमने लिख दिया आई, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, नहीं ऑब्जेक्ट, अब नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे नोट लिखवाया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न हो तो सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट को छोड़कर, अर्थात यहाँ पे सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा ना, इसको छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ पर यू को छोड़ दो, हम यहाँ पे क्या मान लिए हैं, हिम, हमने मान लिया ना, क्योंकि यू के ऑब्जेक्ट को छोड़ना है। हिम मान सकते हो, अस मान सकते हो, और उस पर आवर्स मान सकते हो, हर मान सकते हो, हिम मान सकते हो, जैसा भी आपका मन करे, लेकिन यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है। मान बाबा कितने कर सकते हो, नाम बिगाड़ता फिर से। अच्छा चलो देखो, मोहन टेल्स, उसके बाद में हिम। ध्यान दो, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं ना, हम मान रहे हैं ना, तो आप मान रहे हो तो अब यहाँ पर जैसे यू को हमने यहाँ पे लिख दिया आई, तो उसको कैसे पता लगेगा कि यहाँ, वैसे पता तो लग जाएगा कि यहाँ पे मी माना होगा तभी आई लिखा है, पता तो लग जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इस प्रकार से यहाँ ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो इसका मतलब सेज टू हिम हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे टेल्स का प्रयोग हुआ है, माना है तभी तो है ना, नहीं मानते तो नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पर सेज को यहाँ पे टेल्स और कोष्टक में हिम लिख रहे हो, या आप अस लिख रहे हो, या कोई भी दूसरा आप ऑब्जेक्ट रूप मान रहे हो, तो आपको इस प्रकार से ऐसे करके लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं भी लिखोगे ना और यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया तो आपकी गलती नहीं है,
आई ना बात समझ में। लेकिन वास्तविकता में हम एग्जाम्पल बार बार देते हैं कि दूध में 1 लीटर में अगर 1 गिलास पानी मिला देंगे ना तो उसको दूध ही बोलेंगे, पानी नहीं बोलेंगे। आ रही बात समझ में? वही बात यहाँ पर है, ये मतलब कि दूध है, पानी नहीं है इसमें। अगर हम हिंदी लिखेंगे ना, सेज को सेज लिख दिया, यहाँ पे कंजक्शन ऑफ दैट लगा के यहाँ पे आपने ही लिख दिया, तो ये सही है आपका, गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं। ठीक है ना? हाँ, कल अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं समझाता और कोई आपसे घर में कोई बड़ा कॉलेज वगैरह कर रहा हो, पढ़ रहा हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो, आपसे पूछ लेता तो आपको वही बोलते ना जो हमने बताया, आप ये थोड़ी ना बोलते। इसलिए हम ये समझाना बेस्ट है। ठीक है ना? समझ में आ गया सभी को? उसके बाद में हमने यहाँ पे ही माना है, इसलिए यहाँ पे ही लिखा है। अब सुनिएगा, यहाँ टेंस से संबंधित परिवर्तन हमने नहीं किया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना, ये बात है ना, हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया है, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। आर का तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो प्लूरल वर्ब है सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा दूसरा नियम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम। जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट व दे, रिपोर्टेड स्पीच ये है, ठीक है ना, इसकी शुरुआत दे से हो रही है या फिर ही से हो, सी से, इट से, किसी से भी हो, तो इनडायरेक्ट डायरेक्शन बनाते समय प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर दे आया है तो हमने दे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यानी रीना से जो किस बदल दी हमने टेल्स में, उसके बाद में मीना, कंजक्शन वर्ड दैट, उसके बाद में प्रोनाउन दे। अगर यहाँ पे ही आता तो भी ही लिखते हम, है ना, सी आता तो सी लिखते, उसके बाद में हैव कुड राइट। ठीक है ना? ये तो बात हुई है प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। ठीक है? अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, शिक्षा, दिक्कत, आपत्ति करना, डिफिकल्टी हो तो आप मुझे अभी बता दो, दोबारा समझा देंगे, है ना? हाँ, घर में जब रोटी बनती है ना तो खाने वाले ज्यादा होते हैं तो रोटी कम पड़ जाती है। तो अक्सर मम्मी बोलती है ना कि अभी खा लो खाना, क्योंकि रोटी बनने के बाद में फिर खाना खाते हैं तो रोटी खत्म हो जाएगी, तो फिर दोबारा समस्या खड़ी हो जाएगी ना, तवा गर्म करना पड़ेगा, आटा लगाना पड़ेगा। तो तुरंत खाते रहे, खत्म भी हो जाए तो तुरंत आटा लगा दे, क्योंकि तवा गर्म रहता है, तुरंत रोटी बन जाती है। अभी तो तवा गर्म है भाई, अब समझाने के बाद में आप आगे चले जाएंगे, फिर पूछोगे सोचिए प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन समझ में नहीं आया। समझाएंगे लेकिन फिर हम भी दुखी हो जाएंगे, होंगे ना, सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। है कि किसी को समस्या? देखो अब हम बात करते हैं टेंस रिलेटेड चेंज। अब टेंस से संबंधित भी परिवर्तन करना है। आपसे पहले हमने टेंस से संबंधित परिवर्तन कहीं पर भी नहीं किया, केवल परिवर्तन 3 जगह हुआ है जो रूल और रेगुलेशन हमने सीखे हैं। पहला यानी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को बदलना है, दूसरा कंजक्शन वर्ड दैट लगाना है, तीसरा प्रोनाउन। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे टेंस से संबंधित परिवर्तन। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम नोटिस कर देते हैं, आपके सामने 2 नियम है। ये 2 नियम शायद मुझे लगे कि जो विद्यार्थी होशियार है वो तो शायद पकड़ कर ले, लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी है पूरा टेंस पढ़ लोगे, 5 बार रिवीजन हो जाएगा, लेकिन ये 2 नियम आपको याद नहीं रहेंगे। ये बात हम पहले बोल रहे हैं। अब दिमाग अच्छे से खोल करके और यहाँ कॉन्सेंट्रेट ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिससे कि आज ही समझ में आ जाए। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी है, लेकिन फिर भी भूल जाओगे। ठीक है? ये चीज़ हम पहले बता रहे हैं, ध्यान दो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेंस से संबंधित परिवर्तन। आगे हम सीखेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। अब पता कैसे लगेगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है? बहुत सी बच्चों को तो पता ही नहीं लगेगा ना। ध्यान दीजिएगा, उस दिन मैंने समझाया था कि ये से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इसके साथ में क्या आ रहा है? एस या ई एस, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट टेंस हम कह सकते हैं। या फिर ऐसे भी होता है कि मोहन यहाँ पे हैव, मोहन या फिर मोहन हैव करेंगे तो हैव मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मोहन हैव, हैव क्या है? वर्ब है ना, क्रिया है। ऐसे बाकी आपको इतना डीपली नहीं जाना है, आपके एग्जाम में से, सेज और सेड के बारे में पूछेगा, और ध्यान दीजिएगा जहां पर से और से जा रहा है इसका मतलब वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। अंडरस्टैंड?
उसमें आगे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करना है। और दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे अगर सैड आ जाए या सैड टू आ जाए तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये दो नियम यही कह रहे हैं, आसान है ना। पहला नियम ये कह रहा है कि यहाँ पे से और से जाए तो टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करना है। और दूसरा नियम ये कह रहा है कि यहाँ पे सैड आए तो आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है। याद रह जाएंगे दोनों नियम। क्या कर रहे हैं? यहाँ टेल आएगा नहीं, डायरेक्ट नरेशन में से, सेज और सैड ही आएंगे। ये तो लिखा है नियम में। टेल तो हमें बदलेंगे तब लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर मान लो 1% की बहन कह रही है कि अगर यहाँ पे टेल आ गया तो आपको टेल ही लिखना, बदलना नहीं इसको, पहले से बदला हुआ, ठीक है ना। ध्यान रखोगे। देखो ये टेल क्या कह रहा है, देखो हमने आपको बात कही, एक तो होता है यानी मुझे उसने कोई बात कही, कही और कहा, कही और कहा, मतलब कही है तो उसको से, मतलब कहा है यानी मेरे को कोई बात कही है तो हम से का प्रयोग करेंगे, और कहेंगे तो हम टेल का। टेल का मतलब बताना होता है ना, बताना। यहाँ पे एक प्रकार से जो कही हुई बात है वो सुनना है और ये कही हुई बात बताना है। और जो पहले से बता रहा है यहाँ पे हम तो बदलेंगे, बाकी ऐसी स्थिति होती नहीं है।